अनुराधा प्रकाशन परिवार में आज आराधना देवघरिया जी हमारे साथ जुड़ी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हाल ही में इनकी पुस्तक शब्द हिंदी काव्य संग्रह ये अनुराधा प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है, जिसके लिए आज हम उपस्थित हैं। तो आपसे बात करेंगे, आराधना जी के विषय में जानेंगे, इनकी पुस्तक के विषय में जानेंगे, चर्चा करेंगे और इन्होंने जो अपनी कविताएं लिखी। और यदि मैं संक्षेप में एक वाक्य में कहूँ तो नारी सशक्तिकरण की हम चर्चा करते हैं अक्सर, लेकिन उसका यदि हम उदाहरण देखें तो आज हमारे सामने, हमारे सम्मुख हैं आराधना देवघरिया जी के माध्यम से हम इनको देखेंगे। आराधना देवघरिया जी एक प्रतिभाशाली व्यक्तित्व की धनी, मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर। एक तरफ से ये मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर हैं और वहीं दूसरी ओर न्यूरोलॉजिक संगीत चिकित्सक, संगीत के माध्यम से भी ये चिकित्सा कर रही हैं। इनका जन्म झारखंड राज्य के रांची जिले में एक बंगाली परिवार में हुआ। आप यहाँ पर देखेंगे रांची, झारखंड और फिर बंगाली परिवार, अलग अलग संस्कृति ये खुद अपने में समेटे हुए हैं। और विशेष बात यह कि बचपन से ही इन्हें हिंदी साहित्य और लेखन में रुचि रही है, जिसके कारण इनकी कविताएं अक्सर पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं। और इन सब के अलावा 2012 में इन्होंने नव्या फाउंडेशन नाम की संस्था की भी स्थापना की, जिसका मूल उद्देश्य मानसिक चिकित्सा के क्षेत्र में संगीत चिकित्सा पर शोध एवं प्रशिक्षण को बढ़ावा देना है। और इनके द्वारा लिखे गए कई शोध पत्र अंतरराष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। और इनको ये बड़े गर्व के साथ हमें भी अनुभूति हो रही है कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। शब्द काव्य संग्रह ये जो अनुराधा प्रकाशन से अभी इनका प्रकाशित हुआ है, ये इनकी कविताओं का नया संग्रह है, जिसमें इन्होंने मनुष्य के जीवन में मौलिक भावनाओं को व्यक्त करने हेतु शब्दों के महत्व को दर्शाया है। तो आराधना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और अनुराधा प्रकाशन से आप जुड़े, परिवार से जुड़े, हम सभी लोग आपका धन्यवाद और स्वागत करते हैं। तो धन्यवाद मनमोहन शर्मा जी। मैं आपका और अनुराधा प्रकाशन का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझे एक मंच प्रदान किया है अपने साहित्य के द्वारा लोगों तक पहुँचने के लिए। जो मेरी बातें हैं, मेरी जो अनुभव है, उनको मैं लोगों तक पहुँचाने के लिए आपके मंच का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। स्वागत। आप सबसे पहले यही बताएं कि झारखंड रांची से आप निकले और परिवार आपने जैसा लिखा है उसमें बंगाली परिवार से आप संबद्ध हैं, जुड़े हैं। और फिर उसके बाद आपसे जब चर्चा हुई थी तो आपने ये भी बताया था कि आप विदेश में भी गए थे, शायद अमेरिका शायद गए थे। तो वहां पर जाने की पृष्ठभूमि क्या थी और इन सब से इतर साहित्य में आपका रुझान कैसे हुआ? ये दो तीन चीजें आप अलग अलग लेके चल रहे हैं। एक तो संगीत के माध्यम से शिक्षा करना, ये सब हम आपसे जानेंगे, लेकिन इन सब के साथ आपने साहित्य को चुना और कैसे उसको कर पाती हैं, क्या इसके पीछे पृष्ठभूमि है, कृपया हमें बताएं। हाँ, ज़रूर। आपको लग रहा होगा कि ये सारी चीज़ें बहुत बिखरी हुई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, सभी आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। मेरा जन्म रांची में, जो कि झारखंड राज्य की राजधानी है अभी, वहाँ मेरा जन्म हुआ। और बहुत ही खूबसूरत जगह है, अगर कभी आप गए हों तो बहुत ही सुंदर जगह है रांची। बहुत सारे साहित्यकार हमारे साथ जुड़े हैं, रांची से भी, बिहार से भी,
अगर मैं ये कहूँ कि बिहार की बहार है हमारे साथ, तो ये हमने हुआ कि बिहार की बहार है हमारे साथ, तो ये कम नहीं हुआ, क्योंकि अभी आप ही के साथ साथ अभी भी 2-3 साहित्यकार हैं जिनका साथ में चल रहा है। अच्छा, अच्छा, बहुत खुशी की बात है। तो वहाँ मेरा बचपन रांची में ही बीता है और बहुत अच्छे स्कूल में योगदा सत्संग विद्यालय से मैं पढ़ी वाह! हूँ। तो जो संस्कार वहाँ पे मुझे मिले वो संस्कार ही मुझे आगे चलकर किस करियर की तरफ मैं जाऊँगी या साहित्य के प्रति मेरा जो लगाव था, इस पे मेरे स्कूल और जो आश्रम है उसका बहुत बड़ा हाथ है। मेरी सोच को किस तरीके से एक छोटे बच्चे की सोच को स्कूल या जो एनवायरनमेंट होता है वो और परिस्थितियाँ होती हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं कि उसकी सोच उसकी समझ को कैसे करके गढ़ा जाए। तो जी, इसीलिए आश्रम की जो योगदा स्कूल है वो एक आश्रम का ही अंग है। तो वहाँ पे जब मैं छोटी थी तभी बहुत सारी चीज़ें मुझे प्रभावित करती थी, प्रकृति मुझे प्रभावित करती थी और देश प्रेम मुझे बहुत प्रभावित करता था। तो मैं छोटी-छोटी कविताएँ लिखती थी और वो जी, कविताएँ वहाँ हमारे समय में रांची एक्सप्रेस, प्रभात खबर ऐसी समाचार पत्र निकला करते थे, आज भी हैं शायद। तो वहाँ मैं हर रविवार का एक रविवारीय एक खंड होता था, उसमें मैं अपनी कविताएँ प्रकाशित करवाया करती थी। वाह! लेकिन कभी मैंने सोचा नहीं था कि भविष्य में जाके जब मैं अपनी करियर डिसाइड करूँगी और हेल्थ सेक्टर में जाने का मेरा शुरू से ही मन था और तो लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि हेल्थ सेक्टर में और मेरा साहित्य दोनों ही एक साथ कंबाइन हो जाएगा। तो जी, हाँ जी, तो फिर मैंने बीएससी किया विज्ञान में मैंने स्नातक कंप्लीट करने के बाद मैं कलकत्ता आई। कलकत्ता में मैंने मास्टर्स इन सोशल वर्क किया। मैंने अपना मास्टर्स सोशल वर्क में फिनिश किया और जो मेरा मेजर था, जो मुख्य भाग था, वो था मेंटल हेल्थ एंड काउंसलिंग। और अपनी डिग्री फिनिश करने के बाद मेरी फर्स्ट जॉब अपोलो ग्लेनिगल्स हॉस्पिटल कलकत्ता में लगी थी। वहाँ मैं प्रथम अपोलो पूरे अपोलो ग्रुप की मैं एक तरह से प्रथम मेडिकल सोशल वर्कर थी। और क्या उस बात है, समय क्या ये बात है! हाँ जी हाँ, उस समय ये बहुत ही नया डिपार्टमेंट ओपन होने वाला था क्योंकि अपोलो तो आपको पता ही है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मेंटेन करना उनका बिल्कुल, एक बहुत बड़ा प्राथमिक दायित्व है। तो वो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन के लिए उन्हें एक डिपार्टमेंट ओपन करना था। तो उन्होंने उसमें मैं प्रथम मेरे कॉलेज में जाकर सारी प्लेसमेंट हुई और मैं डायरेक्ट कॉलेज से अपोलो ज्वाइन मैंने किया था। वहाँ पे हाँ, अपोलो अपोलो ने भी मुझे मेरे करियर को कैसे मैं न्यूरोलॉजिक म्यूज़िक थेरेपी की तरफ मेरे जो कदम बढ़े, उसमें अपोलो का बहुत बड़ा हाथ है। मैं कहूँगी उन्होंने पथ जो प्रदर्शक एक तरह से होती हैं, वो तो क्योंकि उनका हार्वर्ड मेडिकल स्कूल जो यूएस में है, उनके साथ कोलैबोरेशन था। तो जी, वहाँ पे हाँ वहाँ पे जो भी नए जो जॉब में जॉइन करते हैं तो वो उनको सिर्फ काम नहीं कराते वो उनको उनकी पढ़ाई और भविष्य में क्या क्या रिसर्च हो रहे हैं उनको भी उनके लिए क्लासेस ऑर्गेनाइज होती थी। तो मैंने वहीं से एक लाइफस्टाइल मेडिसिन सर्टिफिकेशन था तो वो अपोलो ने मुझे कराया। तब मुझे ज्ञान हुआ कि पश्चिमी देशों में यूएस और यूरोप में हॉस्पिटल्स में सिर्फ सोशल वर्क डिपार्टमेंट ही नहीं है, अपितु सोशल वर्क डिपार्टमेंट के साथ साथ वो लोग संगीत में भी बहुत रिसर्च कर रहे हैं जो हेल्थ सेक्टर में यूज़ किया जा सके, स्पेशली छोटे बच्चों के लिए, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, जो ओल्ड एज में है, अल्जाइमर, पार्किंसंस, इन सब में संगीत का बहुत बड़ा योगदान हो रहा है और बहुत सारे रिसर्च वर्क चल रहे हैं। तो ये बात मुझे अपोलो में रहते हुए और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के
द्वारा मुझे पता चला। तब मुझे मेरे अंदर जो एक संगीतज्ञ था, उसने मुझे ये प्रेरित किया कि मैं अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू करूं, जो ऐसा कुछ भी इंडिया में नहीं है। जो हेल्थ सेक्टर, जो क्लिनिकल इंटरवेंशंस हो रहे हैं हेल्थ सेक्टर में, उसमें संगीत का योगदान किस तरीके से हो, इस पे शोध का विषय मैंने चूज़ किया। और फिर वाह, 2012 में मैंने नव्या फाउंडेशन नाम की संस्था का स्थापना की, ताकि मैं अपना जो मेरा साइंस बैकग्राउंड है, हेल्थ, और मेरा जो संगीत है, मैंने बचपन में इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक पे भी मैंने सीखा, और मैं गाती भी थी स्कूल में, अलग प्लेटफॉर्म पे भी। हाँ जी। तो मैंने 6-7 इयर्स तक मैंने सीखा है इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक। तो मेरे लिए एक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगा कि मैं क्यों ना इस पे रिसर्च करूं और कैसे ये काम करता है, ये सब जानूं। तो 2012 में उस समय काफ़ी छोटा एक अवेयरनेस कैंपेन से मैंने शुरू किया, लोगों को ये बताने की कोशिश की कि किस तरीके से हेल्थ सेक्टर में म्यूज़िक का यूज़ होता है। बट चूंकि मैंने कोई सर्टिफिकेशन या कोई पढ़ाई नहीं की थी, तो इसलिए मुझे उतनी, मैं एक्सपर्ट नहीं थी इस चीज़ को लेकर। बाद में जब मैं अमेरिका गई, मेरी शादी हुई, और फिर मेरे हस्बैंड को विदेश में उनके काम के कारण जाना पड़ा, तो मैं भी उनके साथ गई। उस समय वहाँ पे मुझे पता चला कि यूनिवर्सिटीज़ में न्यूरोलॉजिक म्यूज़िक थेरेपी की पूरी कोर्स है। इवन वहाँ पे ग्रेजुएशन होते हैं, मास्टर्स होते हैं, सर्टिफिकेशंस कोर्सेज होते हैं। तो मेरे लिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पहले से भी था, तो मैंने सोचा मैं इसमें एक स्पेशलाइजेशन कर लूँ और इसकी स्टडी कंप्लीट करूँ। फिर मैंने वहाँ पे न्यूरोलॉजिक म्यूज़िक थेरेपी की सर्टिफिकेशन कंप्लीट किया। और आपको आश्चर्य होगा कि मैं जिस साल मैंने वहाँ पे अपना कोर्स फिनिश किया, उस साल पूरे विश्व, वो बहुत ग्लोबली वो ट्रेनिंग देते हैं, तो विश्व के कोने कोने से मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल और जो थेरेपिस्ट होते हैं और म्यूज़िक थेरेपिस्ट होते हैं, उन लोगों को वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो मैं एकमात्र इंडियन महिला थी वहाँ जिन्होंने उस साल ये कंप्लीट किया था। बाकी वाह, वाह। सब मोस्टली, हाँ। तो ये बहुत ही नया सब्जेक्ट है, इंडिया के लिए तो है ही, यूएस में भी अभी भी इस पे बहुत रिसर्च हो रहा है। वहाँ डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी में न्यूरो साइंस डिपार्टमेंट के अंडर में न्यूरोलॉजिक म्यूजिक थेरेपिस्ट काम करते हैं। तो इस तरीके से मेरी जर्नी एक रांची, एक छोटे से शहर से शुरू होके यूएस तक पहुंची। वहाँ मैंने फिर अपना कोर्स कंप्लीट किया, तो मुझे और अच्छी तरीके से मैं अपने पेशेंट और क्लाइंट्स, इन सब के साथ मैं इसे एज अ टूल मैं यूज़ करना शुरू कर दिया। म्यूज़िक को, जो पहले सिर्फ टॉक थेरेपी होती थी या साइको एनालिसिस होते थे या जो काउंसलिंग के टेक्निक्स हैं वो यूज़ करते थे, बट अब चूंकि मैंने सर्टिफिकेशन कंप्लीट किया और मैंने स्टडी किया, तो मुझे पता चला कि मैं किस तरीके से अपने पेशेंट को और अच्छे से चिकित्सा उपलब्ध करा सकती हूँ थ्रू दिस म्यूज़िक थेरेपी। और हाँ, उसके बाद आपने बोला कि साहित्य में मेरी कैसे अभिरुचि आई। तो मैंने आपको पहले ही कहा कि मैं जब छोटी थी तो मैं बहुत सारी कविताएं लिखती थी। मुझे बहुत प्रेरित करते थे प्रकृति या लोगों, जो देश प्रेम है। मैंने देश के ऊपर बहुत सारी कविताएं लिखी थी। तो जब मैं म्यूजिक थेरेपी का जो सब्जेक्ट था, उसमें सॉन्ग राइटिंग इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें हम अपने क्लाइंट्स को बताते हैं कि वो अपने मन की जो भावनाएं हैं, उन्हें कविताओं के थ्रू, सिर्फ गा के या मूवमेंट, जो डांस मूवमेंट होता है उसके थ्रू एक्सप्रेस नहीं करके, वो कविताओं के थ्रू भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। स्पेशली जो जिनको मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, एंजाइटी हुए, डिप्रेशन हुए, या अदरवाइज भी ओल्ड एज में भी, तो ये एक बहुत बड़ा पार्ट है।
म्यूज़िक थेरेपी का, जिसे हम सॉन्ग राइटिंग कहते हैं। तो सॉन्ग राइटिंग जब आते हैं तो आपको अपनी कविताएँ लिखनी होती हैं और उस कविताओं में फिर वो गाने के माध्यम से बहुत लोग उसे गाते भी हैं या फिर रिसाइट भी करते हैं। तो इस कारण चूँकि मेरा काम ऐसा था कि मैं लोगों को हेल्प करती थी कि कैसे वो अपनी सॉन्ग्स बना सकें, स्पेशली कोविड के टाइम पे ये बहुत हेल्पफुल हुआ वहाँ पे। उस समय मैं यूएस में ही थी, तो सॉन्ग राइटिंग के ऊपर फिर मैंने एक रिसर्च पेपर भी पब्लिश किया कि किस तरीके से इन हाउस, मीन्स अगर आप बाहर नहीं जा रहे हो, कोविड के टाइम तो लोग बाहर नहीं जा सकते थे, घर के अंदर ही आप अपनी भावनाओं को कैसे करके एक्सप्रेस कर सकते हैं और आप रिलीफ कैसे फील कर सकते हैं एंग्जाइटी और डिप्रेशन में, जो कि कोविड के टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इवन पोस्ट कोविड भी मेरे पास एंग्जाइटी और डिप्रेशन के बहुत पेशेंट आते हैं। स्पेशल नीड बच्चे जो हैं उनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल है। तो उस समय ये सॉन्ग राइटिंग का जो मैं उन्हें सिखाती थी कि कैसे करना है, तो मैं भी बहुत सारी कविताएं लिखती थी। फिर अंततः ये शब्द जो है कि एक शब्द का इम्पोर्टेंस जो आम आदमी है, जैसे मैं हूँ या आप हैं या जो नॉर्मल है, जिनके लिए इट्स वेरी इजी कि आप इजली अपनी बातें बोल सकते हैं, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जो शब्दकोश हैं बहुत सीमित हैं या फिर ना के बराबर हैं, जो बोल नहीं पाते, जो अपने भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो वो घुटते हैं। फिर जी एंग्जाइटी बहुत बार उनके साथ होती है। तो मुझे ये वर्ड तभी से काफ़ी मतलब इसका इम्पोर्टेंस मुझे पता चला अपने इस 10-12 साल के जो मेरा चिकित्सा जगत में जो मैं हूँ और जो मैंने एक्सपीरियंस गेन किया है उससे, कि शब्द का बहुत इम्पोर्टेंस है मनुष्य के जीवन में। आपके ब्रेन में इतनी सारी बातें चलती रहती हैं, बहुत बार इससे भी लोगों को हेडेक होता है, वो जब बोल नहीं पाते हैं, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। बहुत बार ऐसी बातें होती हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आता। मेरे कुछ जी पेशेंट्स के साथ ऐसी मेरी एक्सपीरियंस हुई है कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि उनके अंदर क्या चल रहा है। तो शब्द जो वर्ड है ये बहुत ही अद्भुत है। इसी पे फिर मैंने बहुत सारी कविताएं लिखी जो इस किताब में है, इस किताब में। और इस किताब का जो खंड है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट भावों के ऊपर, इमोशंस के ऊपर, कोई सुख, दुख, घृणा, क्रोध, आश्चर्य, ऐसे ऐसे जो अलग अलग भाव हैं, हमारे मन के जो भाव होते हैं, उनके ऊपर कविताएं हैं और गीत भी हैं। जी हाँ, तो शायद मैंने आपके सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं, और कुछ जी प्रश्न थे आपके? नहीं, एक इनसे हमें ये बात तो पता लगी कि जैसे जैसे कि आप हम कहा जाता है ना कि बच्चे को आपके जीवन में दो मुख्य पड़ाव आए जिसने आपको दिशा और आपकी दशा जो चेंज की। पहला तो आपका एजुकेशन, आपने बोला योगानंदा जी ट्रस्ट, उनके माध्यम से, तो जहाँ पर अध्यात्म आपके अंदर बालपन में ही पोषित किया गया। और दूसरा फिर आप चिकित्सक क्षेत्र में अपोलो के माध्यम से गए, और फिर अमेरिका में भी जब जाकर के आपने संगीत में वो चिकित्सा का जो सर्टिफिकेट कोर्स भी किया, और इसके माध्यम से आपने फिर ये साबित भी किया कि महिला सशक्तिकरण की हम बात कर रहे थे। और जब आपने बताया कि जो इतने सारे स्टूडेंट्स थे, पर उसमें पहली भारतीय महिला के रूप में आप थे, तो आपने बताया कि जैसे महिलाएं हर एक क्षेत्र में अच्छा काम कर रही हैं, तो आपने एक ये जो अपना नया क्षेत्र ये जो चुना, तो इसमें आपने एक बहुत अच्छी पहल और सशक्त पहल की है। और एक और बात कही जाती है कि जब कोई व्यक्ति होता है, उसका व्यक्तित्व
उसकी परिभाषा गढ़ता है कि वो क्या है, क्या उसकी सोच है। और जिस तरह से आप जब चिकित्सा करते हैं कई माध्यमों से, जैसे मानसिक स्वास्थ्य के पेशेवर आप हैं और संगीत के माध्यम से भी आप कर रहे हैं। अब आपने ये शब्द शब्द जो काव्य संग्रह लिखा है, पर इसमें भी आप अपनी बात छुपा नहीं पाए। आपका वो जो चिकित्सक वाला जो पेशा है या जो आपका व्यवहार है लोगों से, वो इसमें भी आपने कुछ ना कुछ माध्यम, लोगों की जो समस्याएं हैं उसको सामने लाने का, तो उसका कुछ सीधा प्रयत्न आपने किया। जैसे आपने शब्दों की जो काव्य है उसमें भी विषय, शब्द, भाव, सुख, फिर गीत, भाव, दुख, मतलब सुख की बात हो रही है, दुख की बात हो रही है, फिर भाव, डर, जो इंसानों में डर है तो डर से उसे कैसे बाहर लाया जाए, फिर क्रोध, ये अपने आप में व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी समस्या है, उसको भी आपने गीत के माध्यम से, फिर भाव, घृणा, घृणा से आप बाहर ला रहे हैं, भाव, आश्चर्य। तो इसके विषय में आप बताएं कि ये आपने क्या सोच के क्या रूपरेखा बनाई है शब्द अपने काव्य संग्रह के माध्यम से। हाँ, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं मानसिक चिकित्सा के क्षेत्र में हूँ। तो मेरा जो अनुभव रहा, जब मैं सेशंस लेती थी, तो तब मुझे फ़ील हुआ कि अगर इंसान अपने अंदर की चीज़ों को, अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को अगर वो समझ ले कि मैं अभी किस परिस्थिति से गुज़र रहा हूँ। जो लोग स्वस्थ हैं, उनके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं कर रही, लेकिन जिनको प्रॉब्लम्स हैं, स्पेशली जो कोविड के टाइम पे मैंने फ़ील किया, वो जी बहुत ही हृदयस्पर्शी रहा मेरे लिए। और उस पे जो मैंने आपको बोला भी कि मैंने एक रिसर्च पेपर भी पब्लिश किया इस पे कि सॉन्ग राइटिंग किस तरीके से आपके इंटरनल इमोशंस को चैनलाइज करने के लिए इफ़ेक्टिव होता है। तो इसीलिए जो लोग जो मानसिक स्वास्थ्य जिनका सही नहीं रहता है, जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत बार जो ट्रॉमा सर्वाइवर है, ट्रॉमा सर्वाइवर बहुत तरीके से होता है। जैसे पोस्ट कोविड बहुत सारे परिवार ऐसे थे जो अपने जिनके पेरेंट्स इंडिया में रहते थे, वो यूएस में रहते थे। कोविड के जी, कारण वो लास्ट जो रिचुअल्स हैं वो भी करने नहीं आ पाए इंडिया बिल्कुल में। सही तो कह रहे वो जो एक धक्का इंसान को लगा, बहुत बड़ी बात होती है इस तरीके, आप अपने चारों तरफ इतनी मृत्यु आप देखते हो, ठीक है? तो उस टाइम इतनी एंग्जाइटी लोगों के अंदर बढ़ी, तो ये क्यों होता है? अगर हम ये समझ लें, लोग इसीलिए थेरेपिस्ट के पास जाते हैं समझने के लिए कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आप अपनी भावनाओं को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और इससे आप कैसे बाहर निकल सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपके अंदर एक तूफान है, तो आप उस तूफान से आप कैसे फाइट करोगे? आप बातें जी करो। जो बातें होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको खुद को समझने के लिए, और सामने वाला भी आपको समझे। तो इसीलिए अ, इस काव्य संग्रह में मैंने अलग-अलग पार्ट रखा है। प्रथम है सुख। सुख क्या होता है? जैसे जो स्पेशल नीड बच्चे हैं, उनको ये समझना, उनको समझाना बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए कि क्या इमोशंस हैं। आप खुश हो रहे हो, आप अगर खुश हो रहे हो तो आप क्यों खुश हो रहे हो? आपकी खुशी के क्या कारण हो सकते हैं? अगर हो सकता है, प्रत्येक व्यक्ति के अलग-अलग अनुभव होते हैं और उन अनुभवों के कारण उनकी जो प्रतिक्रिया होती है अपने इमोशंस को लेके, वो भी अलग है। हो सकता है मैं संगीत सुन के खुश होती हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो मेरा पेशेंट आया है वो भी इससे खुश हो। उसकी खुशी का कारण कुछ और हो सकता है। उसी तरह उसके दुख का कारण कुछ और है, उसके क्रोध का कारण कुछ और है, उसकी घृणा का कारण कुछ और है। तो उनके ऐसे चीज़ों को लेके कि सब एवरी इंडिविजुअल हैज़ इट्स ओन काइंड ऑफ थिंग, मतलब जैसी मैं हूँ वैसी सामने वाला नहीं है, वो अलग है। तो
प्रत्येक इंसान को खुद समझना होगा कि वो किस चीज़ में खुशी होती है उसे उन्हें उन्हें किन चीज़ों में वो उन्हें दुख होता है। तो उसके लिए ये कविता है। हो सकता है ये कविता उनको थोड़ी थोड़ी हेल्प कर दे, ताकि वो अपने मन की भावों को भी इस तरीके से व्यक्त कर सकें। कुछ गीत भी हैं, कविता है फिर एक गीत है, फिर कविता है फिर एक गीत है। तो शब्दों के इम्पोर्टेंस को लेके मैंने ये पूरा का पूरा काव्य संग्रह रखा है, जिसमें भावों को किस तरीके से हम शब्दों के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। और अब हम ये चाहेंगे कि आप एक कविता या एक गीत अपनी तरफ से भी पढ़ें और एक गा कर के भी सुनाएं। जैसे आपने बताया कि आप संगीत के जानकार भी हैं, और उस तरह से। और इसके साथ फिर हम आपसे बात करेंगे कि आपको जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो मिले हैं उनके विषय में भी थोड़ा हमें बताएं। हाँ, बिल्कुल। मैं पहले जो शब्द है ये एक इंट्रोडक्शन कविता है, उसके बाद फिर भाव शुरू होते हैं। तो मैं वो इंट्रोडक्शन कविता आपके सामने रिसाइट करती हूँ। स्वागत। शब्द। अनंत उज्ज्वल अलौकिक अद्भुत हो तुम, ओ शब्द। सहस्त्र स्वरों और व्यंजनों के मिलाप से जन्मे अद्भुत हो तुम, ओ शब्द। भावनाओं का रूप धर कभी सुख तो कभी दुख के द्वार पर अनुभूत खड़े याचना करते अद्भुत हो तुम, ओ शब्द। कभी क्रोध में तो कभी भय से आक्रांत होकर भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होते अद्भुत हो तुम, ओ शब्द। कभी शर्म से व्याकुल तो कभी आश्चर्यचकित मानस पटल पे कलाकृति रचते अद्भुत हो तुम, ओ शब्द। घटनाओं और यादों के गलियारों में निर्भीक विचरण करते अद्भुत हो तुम, ओ शब्द। कभी नैनों की भाषा का रूपांतरण करते तो कभी अधरों की चुप्पी को नई भाषा देकर रेखांकित करते अद्भुत हो तुम, ओ शब्द। कभी बच्चों की किलकारी से घर में भ्रमण करते तो कभी मां के मुख से ध्वनि की उत्पत्ति करते अद्भुत हो तुम, ओ शब्द। कभी कविताओं से मन तक पहुंच जाते हो तो कभी रचनाओं से काल्पनिक जगत की सैर कराते हो अद्भुत हो तुम, ओ शब्द। कभी संगीत से मन में रोमांच भरते हो तो कभी नृत्य से भावनाओं का रूप देते हो अद्भुत हो तुम, ओ शब्द। कभी आंसुओं की भाषा बनकर वाणी का रूप धरते हो तो कभी खुशियों को नए पंख देकर उड़ना सिखाते हो अद्भुत हो तुम, ओ शब्द। कभी गृहस्थी में क्लेश करके भय आक्रांत होते तो कभी प्रेमालाप कर शांति दूत की भूमिका निभाते अद्भुत हो तुम, ओ शब्द। कभी युद्ध का बिगुल बजाकर त्राहिमाम करने की क्षमता रखते तो कभी संधिदाता के प्रस्ताव में अग्रणी होकर समाधान खोजते अद्भुत हो तुम, ओ शब्द। भावनाओं अनुभूतियों को भाषा में प्रकट करने की चिर स्मरणीय शैली के जनक अद्भुत हो तुम, ओ शब्द। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। आपने शब्द के माध्यम से और शब्द की कितने अलग अलग दर्शन कराए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत है। और यदि आप चाहें तो एक गीत अपने गीत की तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं, और अच्छा। नहीं तो अपना हाँ। जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से संबंधित उस पर चर्चा कर सकते हैं। अच्छा, मैं एक गीत है सुख। सुख जी, इसमें एक गीत है जो बरखा पे मैंने लिखा है। इसका मैं एक छोटा छोटा मैं एक चार बंद पांच सुना। लाइन। हाँ, ठीक है। सघन घन घन घटा छाई, आई रे आई बरखा आई। वाह, मोर पपीहा संग मिल नाचे, बदरा उमड़ घुमड़ लहराए। सघन घन घन घटा छाई,
आई रे आई बरखाई, वाह वाह। फूल फूल भंवरा मंडराए, पात पात बूंदी बल खाए, सघन घन घन घटा छाई, आई रे आई बरखाई। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। बहुत। इसी तरीके से मैंने अलग अलग भाव पे, जैसे ये सुख सुख का है, उसी तरह दुख पे भी गीत है, क्रोध पे गीत है, और अंततः एक गीत मैंने पूरे शब्दावली पे भी लिखा है। ये सारी वाह। चीज़ें इस काव्य संग्रह में, और इसे मैंने बहुत ही सिंपल रखा है, ताकि क्योंकि जो मेरे पेशेंट हैं, जिनके साथ मैं काम करती हूँ, अगर काफ़ी मतलब हैवी बुक अगर होगी तो वो किताब देख के ही डर जाएंगे। डर जाएंगे। तो हाँ, वो इंटरेस्ट भी लूज हो जाता है बहुत बार। तो इसीलिए ये काफ़ी हैंडी और सिंपल किताब है, ताकि वो अपने बैग में भी रख सकें, अगर वो सेशन के लिए आ रहे हैं तो वो साथ में लेके आ सकें, कहीं पे भी लेके जा सकें। छोटे बच्चों के लिए भी, जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं उनके लिए भी ये बहुत यूज़फुल है। बहुत बढ़िया जी। अभी हमने जैसे ऑनलाइन इसका विमोचन हमने अभी किया, लेकिन ऑफलाइन आप इसका दुर्गा पूजा में शायद कर चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे मैं जहाँ हूँ, यहाँ पे काफ़ी एक बड़ा आयोजन होता है सेंट्रल नोएडा दुर्गा पूजा कमेटी की तरफ से। तो वहाँ मैंने इस पुस्तक का विमोचन करवाया, और काफ़ी वहाँ काफ़ी लोग आए हुए थे, और मैंने वाह। कुछ पंक्तियाँ वहाँ पे, हाँ जी, मैंने कुछ पंक्तियाँ भी कविता की वहाँ पे लोगों को मैंने सुनाई, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, बहुत सारी बहुत क्वारीज बढ़िया। आई। स्पेशली कुछ थेरेपिस्ट की क्वेरी आई, जो मेरे लिए नया था। ये जी क्योंकि ये जी। किताब सिर्फ पेशेंट के लिए नहीं, जो थेरेपिस्ट भी हैं, स्पीच थेरेपिस्ट हैं या मेंटल हेल्थ साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके लिए भी ये बुक काफ़ी हेल्पफुल है। वो इस किताब को वो एज अ टूल यूज़ कर सकते हैं अपने पेशेंट के साथ। तो हम चाहेंगे कि अभी विश्व पुस्तक मेले में भी जैसे हम जाएंगे, तो वहाँ पर भी इस तरह की आपसे चर्चा हम करेंगे वहाँ, और इसको वहाँ भी प्रदर्शित करेंगे, तो हाँ, लोग इससे ज़रूर। लाभान्वित हो सकेंगे। हाँ, ज़रूर, ये बहुत अच्छा मंच आप प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि ये भारत के लिए बहुत नई चीज़ है। जी किस हमारे हमारे भारत में अभी भी, क्योंकि अभी हम संगीत को बहुत पूजते हैं, संगीत की पूजा जी। होती है, हमारी माँ सरस्वती का वरदान माना जाता है, जिनके भी हाथ सर पे माँ सरस्वती का हाथ होता है, वो अच्छे संगीत और कविताएं लिखती हैं। तो भारत में संगीत को एक अलग दर्जे में रखा जाता है। परंतु हमें मुझे बहुत दुख होता है यह बोलते हुए, कि अभी भी इसे हम सिर्फ परफॉर्मिंग आर्ट के तौर पे ही ले रहे हैं। इसे संगीत को एक चिकित्सा की तरह यूज़ करना, और कितनी इसमें रिसर्च हो रहे हैं, इस चीज़ों को लोगों तक पहुंचाना, ये बहुत ज़रूरी है। ये ताकि जिस ये तरीके शक्ति से तो विदेशों में होता है। हाँ जी। संगीत की शक्ति तो हम पहले से सुनते आए हैं कि जब वर्षा अगर करानी है, और वो जब तानसेन जी जब उसको संगीत, जब एक तान छेड़ते थे तो वर्षा तक हो जाती थी। तो संगीत हाँ, की शक्ति बिल्कुल तो है। बिल्कुल, हमारे वेदों में इसे इतना ऊंचा स्थान दिया गया है। सो इसीलिए मैं आपका बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि आप मुझे एक मंच प्रदान कर रहे हो, ताकि मैं अपनी बातें लोगों तक पहुंचा सकूं। जो भी हॉस्पिटल्स हैं, अलग अलग संस्थाएं हैं जो हेल्थ केयर पे काम करते हैं, और जो यूनिवर्सिटीज़ भी पढ़ाते हैं जो हेल्थ केयर पे, और इस तरीके के जो रिसर्च को वो प्रमोट करते हैं, वहाँ तक ये बात पहुँच सके, तो कि किस तरीके से संगीत चिकित्सा में हम आगे काम कर सकते हैं भारत में। आपने एक कदम बढ़ाया है अनुराधा प्रकाशन की ओर, और हम इस पुस्तक के माध्यम से जुड़े। तो अभी आप देखेंगे कि हमारे साथ बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं जिनकी हमने बुक भी पब्लिश की है, और वो अलग अलग हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं। और अच्छा अच्छा। जब उस तरह से जब आप जुड़ेंगे तो देखेंगे कि एक टीम के रूप में आगे बढ़ेंगे, आपको नई संभावनाएं और मिलेंगी। तो हाँ, अपने बिल्कुल बिल्कुल। पुरस्कार के विषय में थोड़ा बताएं, और फिर हाँ। आज का अच्छा। हम समापन करेंगे।
हाँ, ये जो मुझे प्रथम पुरस्कार मुझे मिला था मेरे शोध कार्य के लिए जो मैंने किया, मैंने आपको कहा कि ड्यूरिंग कोविड वहाँ मैं ओल्ड एज कम्युनिटी में यूएस में कैलिफोर्निया में ओल्ड एज कम्युनिटी में मैं जाती थी एज अ थेरेपिस्ट। वहाँ मैंने काम किया बहुत सालों तक। फिर बीच में कोविड आ गया। फिर कोविड में भी मैंने वहाँ पे सॉन्ग राइटिंग, क्योंकि जाके फिर हमारी ग्रुप थेरेपी नहीं हो पाती थी, ग्रुप थेरेपी सेशन नहीं हो पाते थे वहाँ पे। जो जैसे पार्किंसंस जिनको है उनको हम म्यूज़िक एंड मूवमेंट कराते थे। फिर सेंसरी मोटर जो मूवमेंट है उनके लिए इंस्ट्रूमेंट प्ले कराते थे। और जो अल्जाइमर्स हैं या डिमेंशिया के पेशेंट हैं उनको पुराने गाने की एक लिस्ट होती थी मेरे पास, उनको प्रैक्टिस कराते थे। फिर वोकल कॉर्ड एक्सरसाइज के लिए जो क्लासिकल म्यूजिक के सरगम है और राग है उनकी प्रैक्टिस कराते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब कोविड हो गया तो मैं ग्रुप थेरेपी लेने के लिए वहाँ पे जो उनका ओल्डेज सेंटर था वहाँ पे मैं जा नहीं पाती थी। फिर हमने हाँ वहाँ पे फिर यूएस गवर्नमेंट की तरफ से प्रोटोकॉल आया कि आप ऑनलाइन क्लासेस, जो हेल्थ सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा ऑनलाइन होने लगा था। तभी ये सॉन्ग राइटिंग, वो उस टाइम मैंने पहली बार सॉन्ग राइटिंग टूल यूज़ किया जो म्यूज़िक थेरेपी में अब जाके बहुत ही हेल्पफुल हुआ है हर जगह, पूरे विश्व में। पूरे विश्व में जो, क्योंकि हमारी प्रत्येक महीने न्यूरोलॉजिक म्यूजिक थेरेपिस्ट जो ऑल ओवर वर्ल्ड में है उनकी एक मीटिंग होती है। और हाँ महीने में एक बार होती है। और वो कहीं से भी हो सकती है, कभी यूएस में से होती है, कभी कनाडा से होती है, कभी आपके यूरोप के किसी सिटी या कंट्री से होती है। तो सभी अपने अनुभवों को शेयर करते हैं। तो उस समय सभी ने ये कहा कि सॉन्ग राइटिंग जो है ये बहुत बड़ा हेल्पफुल टूल हो रहा है जो हम जैसे जो प्रोफेशनल हैं उनके लिए। तो ये सॉन्ग राइटिंग के थ्रू मैंने जब ऑनलाइन हो गया तो मैं 2-3 जो ओल्ड एज कम्युनिटी थी उनके इन हाउस मैं अपना जो योगदान था वो मैं दे रही थी। और फिर धीरे-धीरे करके वो जब पूरे कोविड का टाइम 1 साल तक उसके बाद तो ऐसे प्रोटोकॉल आए कि हम जा ही नहीं सकते थे। 2 साल तक हमने ऑनलाइन ही करवाया सारा क्लासेस, सभी चीज़ें। तो उन्होंने सब जो वहाँ पे ओल्ड एज कम्युनिटी थी, उन्होंने वहाँ के जो स्टेट सेनेटर होते हैं, उनको मेरा रिकमेंडेशन भेजा था कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है हमारे लिए। कुछ डेथ्स भी हुई थी, ठीक है? तो जो डिप्रेशन में थे उन्होंने भी। तो उस रिकमेंडेशन के थ्रू फिर मुझे वहाँ पे जो स्टेट असेंबली है, स्टेट असेंबली में मुझे वहाँ पे मेरे काम को काफ़ी सराहा गया। और जो वहाँ पे सेनेटर थे, तो जिस तरीके से इंडिया में होता है लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट का अलग, सेंट्रल का अलग, वहाँ पे भी होता है। तो दोनों ही हाउस में मुझे वो उन्होंने अवार्ड दिया, सर्टिफिकेट्स दिए एंड मेरे काम को काफ़ी सराहा गया। वो मेरे लिए काफ़ी हृदयस्पर्शी अनुभव था। लेकिन वही भगवान की जैसी इच्छा है मेरे द्वारा किसी, मतलब मुझे इस फील्ड में शायद इसीलिए उन्होंने लाया है ताकि मैं और सेवा कर सकूं और लोगों की जो पीड़ा है उसे मैं कम करने में कुछ सहायता प्रदान कर सकूं। फिर जब मैं इंडिया आई तब भी यहाँ पे वुमेन फोरम में भी मुझे मेरे एनजीओ के वर्क और जो मैंने काम किया, जो रिसर्च वर्क मैंने किया है, और मैंने 4-5 रिसर्च आर्टिकल भी पब्लिश किए। एक किताब भी मैंने उसके बाद एक लिखी थी, 100 सेशंस ऑफ म्यूजिक थेरेपी फॉर ओल्ड एज फॉर सीनियर्स, वो भी पब्लिश हुई थी। तो उस बुक से भी काफ़ी हेल्प मिला। वो पूरी तरीके से सॉन्ग्स के बुक थे, जो अलग अलग राग हैं उनको किस तरीके से आप गा सकते हो, किस तरीके से कर सकते हो। तो फिर इंडिया में भी मुझे वुमेन फोरम की तरफ से पुरस्कार प्रदान किया गया था। और भविष्य में भी अनंत शुभकामनाएं देते हैं कि आपकी कलम से इसी प्रकार सृजनात्मक आप रचनाएं लिखते रहें और जो लोगों को लाभ भी पहुंचाएंगी और आपको भी प्रसन्नता उसके लिए होगी। बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।